एवरीवन एंड आई वेलकम यू ऑल टू गुरु मंत्रा क्लासेस। ये है हमारा एथिक्स का लेक्चर नंबर 3 और यहाँ हम डिस्कस करने वाले हैं इंटेलिजेंस एंड इमोशनल इंटेलिजेंस। ठीक है, हम किसी को इंटेलिजेंट कब कहते हैं? इंटेलिजेंस का बेसिक मतलब होता क्या है? देखिए, जब आपको सपोज करिए आपको कोई प्रॉब्लम बताता है, ठीक है, सपोज मैंने बताया कि मुझे मैथ्स में प्रॉब्लम हो रही है, या फिर मुझे इस सोसाइटी से प्रॉब्लम हो रही है। क्या प्रॉब्लम हो रही है, मैंने एग्जैक्टली आपको सारी चीजें बता दी। अगर आप मेरी प्रॉब्लम को समझ सकते हैं, मेरी प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, मेरी प्रॉब्लम को कॉम्प्रिहेंड कर सकते हैं और उससे रिलेटेड कोई सॉल्यूशन मुझे दे सकते हैं, ठीक है, और इसमें आपको लेस टाइम लगे, कम टाइम लगे और कम एनर्जी लगे। ठीक है, मैंने आपको एक प्रॉब्लम दिया, आपने उस प्रॉब्लम को अच्छे से समझा। अगर आप समझे ही नहीं तो बात ही खत्म हो गई। लेकिन अगर आपने मेरी प्रॉब्लम को अच्छे से समझा, उस प्रॉब्लम को अच्छे से कॉम्प्रिहेंड किया, उसका एक सॉल्यूशन दिया जिसमें कम टाइम और कम एनर्जी लगा आपको, और आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एफिशिएंसी जो है वो बहुत अच्छी है, बहुत एफिशिएंटली आपने उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया, तो क्या मैं आपको इंटेलिजेंट कहूंगी? जी हाँ, इंटेलिजेंस यही है। इट इज योर एबिलिटी टू अंडरस्टैंड और कॉम्प्रिहेंड अ प्रॉब्लम एंड फाइंडिंग अ सॉल्यूशन in less time and energy and with a good efficiency. This is your intelligence. यहां मैंने बहुत सारी चीजों का यूज किया। क्या क्या बोला मैंने? It is your ability. आपकी एबिलिटी होगी कि आप मेरी प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड कर सको, सॉल्यूशन फाइंड कर सको, लेस टाइम और एनर्जी में, एंड विद अ गुड एफिशिएंसी। ठीक है, ये सारे वर्ड्स का मैंने इस्तेमाल किया। ठीक है, तो अगर ये इंटेलिजेंस है तो इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है, आइए समझते हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस, ठीक है, अगर इसी इंटेलिजेंस में मैं ये कहूं कि अगर आप इमोशंस को समझते हो, इमोशंस को, कोई भी इमोशंस हो सकता है, खुशी का, दुख का, प्यार का, अगर आप मेरे, ठीक है, मेरे इमोशन को समझ सकते हो, ठीक है, मतलब आप अपने खुद के इमोशंस को समझ सकते हो और दूसरों के इमोशंस को भी समझ सकते हो, साथ ही साथ समझने के साथ साथ आप उन इमोशंस को रेगुलेट भी कर सकते हो। यानी आपको पता है कि उस सिचुएशन में, उस इमोशन में आपको किस तरीके से बिहेव करना है। ठीक है, तो अगर आप अपने खुद के इमोशंस को और दूसरे के इमोशंस को समझ सकते हो, रेगुलेट कर सकते हो, किसको? अपने खुद के इमोशंस और दूसरों के इमोशंस को, तो मैं आपको कहूंगी कि आप एक इमोशनल इंटेलिजेंट पर्सन हो। इंटेलिजेंस क्या था कि कोई भी प्रॉब्लम है उसको आप समझ रहे हो, उसको आप क्या कर रहे हो, उसको कॉम्प्रिहेंड कर रहे हो, उसका सॉल्यूशन लेस टाइम एनर्जी में ला रहे हो और अच्छी एफिशिएंसी के साथ एक सॉल्यूशन दे रहे हो, तो आप इंटेलिजेंट बनते हो। आप इमोशनल इंटेलिजेंट तब होते हो जब आप अपने खुद के इमोशंस को और दूसरों के इमोशंस को अच्छे से समझ सकते हो और उनको और उनके इमोशंस को रेगुलेट कर सकते हो, तो आप एक इमोशनल इंटेलिजेंट बनते हो। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो अगर ये इंटेलिजेंस है बड़ा सर्कल, तो अंदर वाला इमोशनल इंटेलिजेंस। ठीक है, अब आप इमोशनल इंटेलिजेंस और इंटेलिजेंस को अलग अलग नहीं समझ सकते हो, ये है दोनों एक ही चीज का पार्ट। किस चीज का पार्ट है? इंटेलिजेंस का पार्ट है। इमोशनल इंटेलिजेंस कोई अलग सी चीज नहीं है, ये है इंटेलिजेंस का ही पार्ट। ठीक है, जैसे एक बंदा मैथ्स की प्रॉब्लम सॉल्व करने में बहुत सही है, उसको 2 मिनट से भी कम समय लगते हैं कोई भी सॉल्यूशन को
वो अच्छे से समझता है प्रॉब्लम को, उसको कॉम्प्रिहेंड करता है, अच्छे से आपको सोल्यूशन देता है इन लेस टाइम एंड एनर्जी विद अ गुड एफिशिएंसी, तो वो एक इंटेलिजेंट बंदा है, ठीक है। लेकिन अगर आप उसके पास अपनी प्रॉब्लम लेके गए, अपने प्यार की प्रॉब्लम लेके गए कि यार मेरी बंदी तो मुझसे बात ही नहीं करती, मुझे बार बार ब्लॉक मार देती है, या समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, ठीक है, वो कहता है यार पका मत, मुझे मैथ्स का सॉल्व करने दे क्वेश्चन, ठीक है, वो आपकी प्रॉब्लम को सुन ही नहीं रहा है, तो समझना तो दूर की बात है, उसको कॉम्प्रिहेंड करना तो बहुत दूर की बात है, और सॉल्यूशन तो भूल ही जाओ। तो उसमें इमोशनल इंटेलिजेंस जैसा कुछ नहीं है। या आप अपने फैमिली को लेके दुखी हो कि भाई फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही है, वो सुन ही नहीं रहा है, और अगर सुन भी रहा है तो उसके पास उसका कोई जवाब नहीं है, तो हम उस बंदे को इमोशनल इंटेलिजेंट नहीं कहेंगे। भले वो मैथ्स की प्रॉब्लम को भले सॉल्व कर ले रहा हो, वो इंटेलिजेंट है, बट वो इमोशनल इंटेलिजेंस उसके पास नहीं है, ठीक है। सिविल सर्वेंट को इंटेलिजेंट के साथ साथ इमोशनल इंटेलिजेंस होना जरूरी है। क्यों जरूरी है? आप कहीं भी जाओगे, वहां पे आपके पास 10 ऐसे लोग होंगे जो अपने प्रॉब्लम्स को लेकर के आएंगे। अगर आप उनके प्रॉब्लम को सुन ही नहीं रहे हो, सुन भी रहे हो तो समझ ही नहीं आ रहा आपको उनकी प्रॉब्लम, और समझ भी आ रहा है तो आप सोल्यूशन नहीं दे पा रहे हो, तो आप में सिविल सर्वेंट जैसी कोई क्वालिटी नहीं है। यू आर नॉट एन इमोशनल इंटेलिजेंट पर्सन। अंडरस्टूड? So that is the whole point of intelligence and emotional intelligence. चलिए नोट्स देखते हैं। नोट्स में क्या है आपके? देखिए, ये तो मैंने लास्ट लेक्चर में आपको सारा दिखा दिया था, थोड़ा सा ब्लर हो रहा है, एक सेकेंड। हाँ, यहां से देखना था आपको। ये अगर इंटेलिजेंस है बड़ा सर्कल, तो अंदर वाला सर्कल इमोशनल इंटेलिजेंस का है। सो व्हाट इज इंटेलिजेंस? इट इज द एबिलिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग और कॉम्प्रिहेंडिंग अ प्रॉब्लम एंड फाइंडिंग अ सॉल्यूशन इन लेस टाइम एंड एनर्जी विद अ गुड efficiency. So what are the keywords? Ability, understanding, finding solutions in less time and energy. ठीक है? Emotional intelligence क्या है? Your own emotions plus others' emotion, as well as to regulate the emotions of myself and others. ठीक है? So what is emotional intelligence? If you have the ability to understand emotions of myself and others, as well as regulate emotions of myself and others. Clear? तो इंटेलिजेंस और इमोशनल इंटेलिजेंस में आपको डिफरेंस समझ में आ गया। अब देखते हैं कॉन्साइंस क्या होता है, या कॉन्शियंस, दोनों प्रोनाउंसिएशंस है, आप जो भी इस्तेमाल करना चाहें। तो कॉन्शियंस क्या है? देखिए, पहले हम अपने दिमाग को 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। चलिए इसको छोड़िए, ये मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी, ये थोड़ा सा क्रिटिकल हो जाएगा आपके लिए। सिंपल सी चीज, बात को ध्यान में रखो। जब हम बच्चे थे तो हमें फेरी वेरी टाइप की चीजें बहुत देखने को मिलती थी, है ना। उसमें एक काली आत्मा होती थी, ठीक है, इसको काले रंग से बना देती हूँ मैं, ठीक है। एक काली आत्मा होती थी जो आपको बार बार प्रेशराइज करती थी कि आप ये काम करो करो करो, है ना। और एक अच्छी आत्मा होती थी जो आपको समझाती थी कि नहीं, ये काम करोगे तो ये अच्छा रिजल्ट लेके आपके लिए नहीं आएगा। ये जो काली आत्मा है, ये आपको बार बार उकसाती रहती थी। लेकिन ये जो आत्मा थी, ये आपको क्या कहती थी कि रुको, ठहरो। एक ही बार 2 बार बोलती थी, उसके बाद ज्यादा नहीं बोलती थी, बाकी मन में चिल्लाता हमेशा ये काला वाला आत्मा रहता था, ठीक है। ये क्यों आपको मैंने बताया? हम जब भी कोई भी काम करते हैं, ठीक है, हमारे अंतर आत्मा से आवाज आती है कि कोई चीज सही है या नहीं, ठीक है। जनरली जो चीज हमें बार बार प्रोवोक करती है, हम उसको सुनते हैं, ठीक है। तो 2 कॉन्सेप्ट होता है, एक होता है इड, एक होता है सुपर ईगो, ठीक है। इड और सुपर ईगो। इड का काम क्या है? ये हमको हमेशा वो चीजें करने को प्रेशराइज करता है या प्रोवोक करता है, द राइट वर्ड वुड बी प्रोवोक, जिसमें हमको बॉडीली प्लेजर्स मिलता हो, ठीक है। पढ़ाई करनी है, अरे यार रहने दो, इससे अच्छा नेटफ्लिक्स पे देख लो, कुछ सीरीज वीरीज लगा लो, या फिर चलो थोड़ी देर सो जाते हैं। लेकिन आपका ये वाला जो दिमाग है, जिसको हम सुपर ईगो कहते हैं, ये कहता है नहीं यार, एग्जाम पास आ रहा है, हमें अपना बेस्ट देना है,
ठीक है, सो मत, पढ़ाई कर लो थोड़ी देर, या फिर मूवी मत देखो, पढ़ाई कर लो। ये हमको हमेशा उन चीजों के बारे में बताता है जो हमें अच्छी बातें जाननी होती है, गुड थिंग्स। एंड ये वाला जो दिमाग होता है, इट गिव्स यू द अश्योरेंस ऑफ बॉडीली प्लेजर्स, जिससे आपको अच्छा फील हो। ठीक है, चाहे वो अच्छी चीज हो, बुरी चीज हो, उससे उसको मतलब नहीं है। इट विल गिव यू बॉडीली प्लेजर, इड एंड सुपर ईगो। ठीक है, तो कॉन्शियस जो होता है वो आपका इनर वॉइस होता है। ठीक है, दिस इज योर इनर वॉइस। इट कुड बी ऑफ इड, इट कुड बी ऑफ सुपर ईगो। ठीक है, अगर आपके मेंटल लेवल में इड स्ट्रॉन्ग है तो आप हमेशा वो काम करोगे जो आपको बॉडीली प्लेजर्स देता हो, या बुरी चीजों में आप ज्यादा पड़ोगे। ठीक है, तोड़ फोड़ करना, लड़ाई झगड़ा करना, इसमें आप ज्यादा रहोगे। लेकिन अगर आपका सुपर ईगो स्ट्रॉन्ग है तो यू विल ऑलवेज इंडल्ज इनटू गुड थिंग्स। कॉन्शियस क्या है? दिस इज योर इनर वॉइस। ठीक है, ये आपको व्हाट इज राइट, व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग बताता है। सपोज कोई नहीं देख रहा है, आपके बिल्कुल जैसे आपने गद्दा उठाया बेड का, आप देख रहे हो नोटों से भरी गड्डी मिली आपको। ठीक है, आपको कोई नहीं देख रहा है, बट आपको पता है कि शायद ये मेरे फादर का हो सकता है, शायद वो मेरी फीस देने के लिए रखे हों, शायद कोई इंपॉर्टेंट काम हो, बट आपका जो इनर वॉइस है वो आपको कहेगा नहीं, ये करना गलत है या ये करना सही है। जो भी होगा आपका कॉन्शियस आपको बता देगा। सो व्हाट इज कॉन्शियस? इट इज द इनर वॉइस। ठीक है, बात समझ में आ गई? सो दिस इज द डिफरेंस विद ऑल द कीवर्ड्स। तो मैंने आपको क्या क्या बताया? मैंने आपको बताया, जस्ट अ सेकेंड, मैंने आपको बताया लास्ट लेक्चर में एटीट्यूड क्या होता है, एप्टीट्यूड क्या होता है। आई होप आप इसको रिवाइज कर रहे हैं। एटीट्यूड क्या है? इट इज द ओरिएंटेशन और द इंक्लिनेशन टुवर्ड्स एनी साइकोलॉजिकल ऑब्जेक्ट विच कुड बी पॉजिटिव, नेगेटिव और एम्बिवेलेंट। व्हाट इज एप्टीट्यूड? एप्टीट्यूड इज इनेट, इट इज योर एबिलिटी। ठीक है, बात समझ में आ गई? सक्सेस कैसे मिलता है? अगर आपके पास एप्टीट्यूड है, साथ में आपको ट्रेनिंग मिल रही है, हार्डवर्क कर रहे हो, इंटरेस्ट है, तो थाई याद रखना था आपको सक्सेस के लिए। ठीक है, फिर मैंने आपको क्या बताया था? मैंने आपको वैल्यूज एंड वर्च्यूज के बीच में डिफरेंस बताया था, है ना? फिर मैंने आपको बताया इंटेलिजेंस और इमोशनल इंटेलिजेंस के बीच में डिफरेंस। ठीक है, फिर मैंने आपको बताया कॉन्शियस के बीच, कॉन्शियस क्या है। ठीक है, अब एक सवाल मैं आपसे पूछती हूँ, हम अपने लाइफ में एथिकली क्यों बिहेव करते हैं? हम क्यों बिल्कुल जानवरों की तरह बिहेव नहीं करते हैं? हम एथिकली अपने लाइफ में क्यों किसी भी सिचुएशन में बिहेव करते हैं? जो करते हैं उनकी बात कर रही हूँ, जो नहीं करते हैं उनकी तो कोई बात ही नहीं है, है ना? तो व्हाई डू वी बिहेव एथिकली इन आवर लाइव्स? ये है क्वेश्चन। देखिए, इसके दो रीजंस हो सकते हैं। एक रीजन तो वो कि हमको डर लगता है। किस चीज से? हमको पनिशमेंट से डर लगता है ना? सिग्नल तोड़ दिया, कोई पनिशमेंट ही ना हो तो क्या फर्क पड़ेगा, है ना? लेकिन हम सिग्नल इसलिए नहीं तोड़ते क्योंकि हमको फियर है पनिशमेंट का, चालान का, है ना, फाइन का। सो वी बिहेव एथिकली इन आवर लाइफ ड्यू टू फियर ऑफ पनिशमेंट, या फिर क्रिटिसिज्म से डर लगता है कि अरे यार उसका लड़का तो इतना खराब है। हम सोसाइटी में हमेशा अपनी अच्छी इमेज बनाना चाहते हैं, तो हमको क्रिटिसिज्म से डर लगता है। ठीक है, सो वी बिहेव एथिकली ड्यू टू फियर ऑफ पनिशमेंट और क्रिटिसिज्म। और दूसरा इसलिए क्योंकि हम चाहते हैं, वी वांट टू बिहेव एथिकली, इसलिए वी आर बिहेविंग एथिकली। ठीक है, हम चाहते हैं कि हम सिग्नल ना ब्रेक करें तो हम नहीं करते हैं। दिस इज व्हाई वी वांट टू। ठीक है, अब सिचुएशन देखिए, सिचुएशन क्या हो सकती है कि मान लीजिए कोई एक्सटर्नल सोशल कंट्रोल ना हो। ठीक है, कोई एक्सटर्नल सोशल कंट्रोल ना हो, कोई रूल रेगुलेशन ना हो कि भाई सिग्नल ब्रेक करने पे भी कोई रेगुलेशन नहीं है। ठीक है, तब आपका कॉन्शियस जो है
तब आपका कॉन्शियस क्या कहेगा कि नहीं, आपको अभी सिग्नल पे खड़े रहना चाहिए, ठीक है, या फिर आपको चोरी नहीं करनी चाहिए। जब कोई नहीं देख रहा है तो कोई एक्सटर्नल सोशल कंट्रोल नहीं है आपके पास, उस वक्त ये कॉन्शियस जो है आपको बताएगा कि दिस इज नॉट राइट टू डू सो। बात समझ में आ गई? एक सिचुएशन ये हो गया जब कॉन्शियस आपका काम करेगा। दूसरा, कब कॉन्शियस आपको हेल्प करेगा? ग्रे एरियाज में। ग्रे एरिया क्या होता है? ग्रे एरिया वो एरिया होता है जहां पे एग्जैक्ट आंसर नहीं होता है कि क्या राइट है क्या रॉन्ग है, ठीक है? बात समझ में आ गई? तो इसको हम ग्रे एरिया कहते हैं। जब एरिया क्लियर ना हो कि क्या सही है क्या गलत है, उस वक्त कॉन्शियस आपका मदद करता है आपको, ठीक है? So in what all situations your conscience helps you? Where there is no external social control, कोई और नहीं है बताने का, तो conscience बताएगा आपको, ठीक है? और ग्रे एरियाज में बताता है आपका conscience। So क्या क्या पढ़ लिया हमने अभी तक? हमने पढ़ा एटीट्यूड, एप्टीट्यूड, ठीक है? हमने पढ़ा वैल्यूज, वर्च्यूज, इंटेलिजेंस, इमोशनल इंटेलिजेंस, कॉन्शियस, किन किन सिचुएशन में आपका कॉन्शियस आपको हेल्प करेगा, ये सारी चीजें देखिए, ठीक है? अब देखिए, इस एथिक्स के पेपर को पढ़ने के लिए क्या अप्रोच चाहिए? अब यहां से हम जो है नेक्स्ट लेक्चर से बिल्कुल एथिक्स में घुसने वाले हैं। तो एथिक्स को पढ़ने के लिए जो अप्रोच हमको चाहिए होता है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला जो है वो है नॉर्मेटिव एथिक्स। नॉर्मेटिव, ध्यान रखिएगा, क्या बोला मैंने? नॉर्मेटिव। दूसरा होता है डायनेमिक, ठीक है? 3 अप्रोचेस के पहले बारे में बता रही हूँ, नॉर्मेटिव, डायनेमिक एंड ग्रे एरिया, ग्रे शेड या ग्रे एरिया, ठीक है? ये 3 अप्रोचेस हैं। नॉर्मेटिव का मतलब क्या होता है? नॉर्मेटिव का मतलब होता है ये प्रिस्क्रिप्टिव होता है। प्रिस्क्रिप्टिव मतलब क्या है? डॉक्टर आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब करता है, वो आपको बताता है कि आपको ये लेना चाहिए, यानी आपको वो ये बता रहा है कि आपको क्या करना चाहिए। सो नॉर्मेटिव इज प्रिस्क्रिप्टिव एंड इट टेल्स यू व्हाट शुड बी डन, क्या करना चाहिए, ठीक है? व्हाट शुड बी डन। डायनेमिक नाम से पता चल रहा है कि फ्लेक्सिबल या फिर चेंजिंग को हम डायनेमिक कहते हैं, ठीक है? देखिए, अगर आप फिजिक्स की बात करते हैं तो फिजिक्स के लॉज सेम रहेंगे। आज पढ़िए, 20 साल बाद पढ़िए, 30 साल बाद पढ़िए, लॉज विल रिमेन द सेम। केमिस्ट्री पढ़िए, लॉज विल रिमेन द सेम। केमिकल इक्वेशन थोड़ी चेंज हो जाएगा। बायो, हम सांस कैसे लेते हैं ये थोड़ी बदल जाएगा। मैथ्स, ट्राइंगल का टोटल एंगल 180 डिग्री रहता है, ये आज 70 साल बाद भी पढ़ोगे तो सेम ही बात कही जाएगी। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ्स, ये सब चीजें क्या है? दिस इज स्टैटिक, इट विल रिमेन द सेम, ठीक है? लेकिन ये साइंस जो है, ये साइंस क्या है? स्टैटिक है। लेकिन अगर हम सोशल साइंसेस की बात करते हैं, सोशल साइंसेस आर डायनेमिक। जैसे अगर हम सोसाइटी में कास्ट सिस्टम की बात करते हैं तो 20 साल पहले ये और रिजिड हुआ करता था, 20 साल बाद ये कम रिजिड है, चेंजेस आ रहे हैं इसमें। कास्ट सिस्टम इज अ पार्ट ऑफ योर सोशल साइंस, सो इट इज डायनेमिक, ठीक है? इट कीप्स ऑन चेंजिंग। एंड व्हाट इज ग्रे एरिया? देखिए, ग्रे एरिया को समझने के लिए आपको 2 चीजें समझनी होगी। एक को हम कहते हैं डाइकोटमी और दूसरे को हम कहते हैं कॉन्टिन्यूम अप्रोच। कॉन्टिन्यूम, कॉन्टिन्यूम, जो आपको बोलना है, ठीक है? तो नॉर्मेटिव समझ गए, प्रिस्क्रिप्टिव होता है, डायनेमिक इज ऑलवेज चेंजिंग, एंड ग्रे एरिया को समझने के लिए 2 चीजें समझनी है, डाइकोटमी एंड कॉन्टिन्यूम। देखिए, डाइकोटमी क्या होता है? जो मोटी बुद्धि के लोग होते हैं ना, मोटी बुद्धि के लोग जिनको सिर्फ सही और गलत समझ में आता है, उनको हम, उस चीज को हम डाइकोटमी कहते हैं। ये वाले लोग चीजों को सिर्फ 2 चीज में डिवाइड करते हैं, गुड एंड बैड।
अच्छा लड़का है, अच्छी लड़की है, बुरा लड़का है, बुरी लड़की है, इतने में ही बात होती है। ठीक है, ये मोटी बुद्धि के लोग हैं, इनकी डीप अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, बहुत सुपरफिशियल लेवल पे अंडरस्टैंडिंग होती है। ठीक है, बहुत सुपरफिशियल लेवल पे होती है। तो क्या रियलिटी में अगर मैं कहूं कि ये लड़का अच्छा है या ये लड़की बुरी है, ह्यूमन रिलेशन में क्या ये अच्छा बुरा वाला टर्म काम आता है? किसी सिचुएशन में ये बुरा हो सकता है, किसी सिचुएशन में ये अच्छी हो सकती है, ये किसी सिचुएशन में ये बुरी हो सकती है, किसी सिचुएशन में ये अच्छा हो सकता है। तो क्या ह्यूमन रिलेशन में डाइकोटमी काम करता है? जी नहीं, ह्यूमन रिलेशन में डाइकोटमी बिल्कुल काम नहीं करता, ये सिर्फ और सिर्फ मैथमेटिक्स में काम करता है। हमको इससे कोई लेना देना नहीं है, एथिक्स में हमको इससे कोई लेना देना नहीं है, ग्रे एरिया को समझ रहे हैं हम। ठीक है, कॉन्टिनम क्या होता है? देखिए, हम एथिक्स में इसी अप्रोच को लेके चलते हैं, कॉन्टिनम अप्रोच। क्या होता है कॉन्टिनम? देखिए, अभी मैंने आपको बताया था कि दो एक्सट्रीम होता है। ठीक है, दो एक्सट्रीम है। सपोज करिए मैं कम्युनल के बारे में बात कर रही हूँ, ये 0% कम्युनल है। कम्युनल क्या है? जो बहुत ज्यादा, जैसे हिंदू मुस्लिम में बहुत ज्यादा डिवाइड करता हो, है ना, या कोई भी और कास्ट बोल रही हूँ मैं, रिलीजन में कम्युनिटी को अपने सपोर्ट करने वाला कम्युनल। ये 0% कम्युनल हो गया, ये 100% कम्युनल हो गया। ठीक है, अब यहां 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 मैंने सब डिवाइड कर दिया। कोई बंदा अगर यहां पे खड़ा है तो वो ज्यादा कम्युनल है, वो ज्यादा सेक्युलर है। सेक्युलर क्या होता है? जो हर धर्म को एक समान देखे। तो ये वाला बंदा ज्यादा सेक्युलर है। अगर कोई यहाँ पे हो तो ये वाला बंदा ज्यादा कम्युनल होगा। समझ रहे हो? इन दोनों एक्सट्रीम्स की हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो बंदा होगा वो ज्यादा सेक्युलर होगा, यहाँ पे जो बंदा होगा वो ज्यादा कम्युनल होगा, दो एक्सट्रीम्स में। इन रियलिटी, अगर हम रियलिटी की बात करें तो कोई भी 0% सेक्युलर 0% कम्युनल नहीं हो सकता है, कोई भी 100% सेक्युलर कम्युनल नहीं हो सकता है। कहीं ना कहीं इनके बीच में ये लाई करेंगे। ठीक है, अगर मैं बोलूं ऑनेस्टी, मान लीजिए एक सेकंड के लिए मैंने एक चीज लिया, ऑनेस्टी। अगर मैं ये कहूं कि ये बंदा 0% ऑनेस्ट है, ऐसा नहीं हो सकता है, किसी ना किसी सिचुएशन में वो ऑनेस्ट होगा। अगर मैं बोलूँ ये 100% ऑनेस्ट है तो भी ये गलत होगा, क्योंकि ये 100% ऑनेस्ट कभी नहीं हो सकता है, कहीं ना कहीं ये चीटिंग करेगा। तो वो यहाँ से यहाँ के रेंज में लाई करेगा, या तो वो ज्यादा ऑनेस्ट हो सकता है या फिर कम डिसऑनेस्ट हो सकता है, या फिर ऑपोजिट। ठीक है, तो रियलिटी में एक्सट्रीम्स काम नहीं करता है और इन दोनों के बीच में लोग लाई करते हैं। एथिक्स में हमको इसी चीज को, कॉन्टिनम अप्रोच को समझना है, डाइकोटमी से हमको कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, बात समझ में आ गई? सो दिस विल बी द अप्रोच टू स्टडी एथिक्स। तीन छोटे छोटे टॉपिक्स और देख लेते हैं। ओपन, रैशनल एंड बैलेंस्ड माइंड। तीनों को हम सब डिवाइड कर देते हैं। ओपन, आप कोई भी नए आइडियाज को सुनने के लिए, समझने के लिए अपने दिमाग को खुला रखते हो। ठीक है, आपका क्लोज्ड माइंड नहीं है। यू आर ओपन टू सजेशंस, यू आर ओपन टू क्रिटिसिज्म्स। ठीक है, रैशनल मतलब कि आप चीजों में एक सही मापदंड देख सकते हो, आपको सही गलत कितनी चीजें उसमें प्लस है माइनस है समझ आती है। आप रैशनल और एक बैलेंस्ड माइंड, जो चीजों में बैलेंस बना के रख सकता है। ठीक है, अगर आप बहुत ज्यादा सुपरस्टिशंस में बिलीव करते हो तो आपका एक क्लोज्ड माइंड है। ठीक है, सो ओपन, रैशनल एंड बैलेंस्ड माइंड। आई होप आपको समझ में आ गया। सब का नोट्स ऑलरेडी बना हुआ है, आपको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। गो एंड परचेज योर नोट्स, कीप इट हैंडी, और सिर्फ वीडियो लेक्चर्स को एक बार नॉर्मल स्पीड पे सुनने के बाद आप रिवीजन के लिए इसको 2x पे सुनो। आपके दिमाग में एक एक चीजें बैठ जाएगी। मैंने जितना इनको खोलना था उससे कई गुना ज्यादा इनको एक एक वर्ड को खोल दिया है। आपको बस समझना है, अपनी चीजों को अच्छे से कॉम्प्रिहेंड करना है और लिखना है पेपर में जाके। ठीक है, सो यू हैव अंडरस्टूड ओपन, रैशनल एंड बैलेंस्ड माइंड।
एक चीज और हम देखते हैं, वैल्यू एंड इंटरेस्ट न्यूट्रलिटी। वैल्यू एंड इंटरेस्ट न्यूट्रलिटी क्या होता है? वैल्यू एंड इंटरेस्ट न्यूट्रलिटी, वैल्यूज, आपकी वैल्यूज, ठीक है, आप सपोज करो हिंदुइज्म की वैल्यूज को अपनाते हो, ठीक है, और आपका इंटरेस्ट है कि आप हिंदुइज्म को सपोर्ट करो, हिंदुइज्म को आगे बढ़ाओ, ठीक है, ये आपका वैल्यू है और ये आपका इंटरेस्ट है। लेकिन अगर आप अपनी वैल्यू को सोसाइटी में न्यूट्रल रखते हो, ठीक है, आप भले ही मन हिंदुइज्म को सपोर्ट करते होगे, लेकिन आप ऐसा कुछ भी शो नहीं कर रहे हो, मतलब आप बिल्कुल न्यूट्रल हो। दिस मीन्स योर वैल्यू न्यूट्रलिटी एंड इंटरेस्ट न्यूट्रलिटी। बात समझ में आ गई? सब्जेक्टिविटी टू बी एक्सेप्टेड, सब्जेक्टिविटी टू बी एक्सेप्टेड, subjectivity to be accepted। देखिए, जैनिज्म में एक फिलॉसफी है स्यादवाद का, स्यादवाद, ठीक है। क्या कहता है इसमें कि रियलिटी में जो भी सच्चाई हम बिलीव करते हैं कि ये सच है, ठीक है, आसमान नीला है, पेड़ हरे हैं, ये एक सच्चाई है। तो रियलिटी में जो भी सच्चाई हम बिलीव करते हैं वो एक रिलेटिव ट्रुथ है, रिलेटिव ट्रुथ है, एब्सोल्यूट ट्रुथ नहीं है। दिस इज अ रिलेटिव ट्रुथ, ठीक है। हम दुनिया को अपने पर्सपेक्टिव से देखते हैं। किसने बोला है कि आसमान नीला ही है? वो नीला लाल भी तो हो सकता है। ये किसने कंफर्म किया है? किसी ने किया है क्या? हमने इसको अपने कन्वीनियंस के हिसाब से कंफर्म किया है, ठीक है। बट क्या यही सच्चाई है? जो आप देख रहे हो क्या वही सच्चाई है? दिस इज नॉट द ट्रूथ। सो वी नीड टू एक्सेप्ट द सब्जेक्टिविटी। बात समझ में आ रही है? ऑब्जेक्टिविटी और सब्जेक्टिविटी के बीच में डिफरेंस क्या होता है? देखिए, ऑब्जेक्टिविटी क्या कहता है कि मैं जो कह रहा हूं वही सही है, ठीक है, मैं जो कह रहा हूं वही सही है। लेकिन सब्जेक्टिविटी कहता है कि दूसरों का भी ओपिनियन है और दूसरों के ओपिनियन भी सही हो सकते हैं। तो आपको ऑब्जेक्टिव होना चाहिए या सब्जेक्टिव होना चाहिए? वी मस्ट बी सब्जेक्टिव बिकॉज अदर्स ओपिनियंस कैन ऑल्सो बी राइट। ऑब्जेक्टिविटी नहीं फॉलो करना है कि मैं जो कह रहा हूं बस वही सही है, दूसरा तो कुछ कही नहीं, मतलब दूसरे की बात तो कोई वैल्यू नहीं रखती है। वी मस्ट बी वैल्यू एंड इंटरेस्ट न्यूट्रल। आई होप आई एम क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर से हम कंप्लीट एथिक्स में घुसने वाले हैं। हम पढ़ने वाले हैं व्हाट इज एथिक्स, एथिक्स एज अ सोशल सिस्टम। बिल्कुल आपका सिलेबस पकड़ के और हम चलने वाले हैं, ठीक है। आप सिलेबस साथ में रखिए, जो मैंने फर्स्ट लेक्चर में आपको दिया था उसको पकड़िए, और नेक्स्ट लेक्चर ऑनवर्ड शायद हम एथिक्स के क्वेश्चंस भी डिस्कस करने लगे जो भी प्रीवियस ईयर में आया हुआ है। तो बी प्रिपेयर्ड, ठीक है। चलिए देन, अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन और प्रमोट कीजिए हमारे चैनल को, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस बिल्कुल भी करना ना भूलें, क्योंकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहेंगी कब कब क्लासेस आ रही हैं। और कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछेगा, मैं डेफिनेटली ट्राई करूँगी उसको रिजॉल्व करने की। और अगर कमेंट सेक्शन में नहीं ज़्यादा रिप्लाई कर पा रही हूँ तो इसका रीज़न है कि मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ, इस वजह से नहीं कर पा रही हूँ। और अगर ज़रूरत पड़ती है, बहुत सारे लोगों का एक ही तरह का डाउट होता है, लेक्चर्स में कोई प्रॉब्लम हो रही होती है, तो मैं एक जूम मीटिंग अरेंज करके आप सब लोगों को उसमें इन्वाइट करके और फिर आपके क्वेश्चंस को वहाँ पे एड्रेस करूँगी, या फिर मैं लाइव आ जाऊंगी किसी भी दिन। सो व्हाट्सोएवर विल बी द केस, हम देख लेंगे उसको कैसे करना है, ठीक है। तब तक के लिए आप पढ़ते रहें, नोट्स आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहाँ जाके परचेज कर सकते हैं, और रिवाइज करते रहिए, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते रहिए। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, बाय बाय नाउ।